दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह के जीव विज्ञान विषय का श्वसन तंत्र, ठीक ना, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए श्वसन तंत्र के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो चलिए, श्वसन में बाहर से निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? यानी कि श्वसन से जो बाहर निकलेगी वायु CO2 उसमें कितनी मात्रा होती है? तो 4% होती है। याद रखिएगा दोस्तों, अंदर जब जाता है तो 0.03%, लेकिन जैसे ही बाहर आता है तो उसका प्रतिशत मात्रा कितना हो जाता है? तो 4%। और नाइट्रोजन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, वो जो है 78% अंदर जाता भी है और 78% बाहर आता भी है। लेकिन ऑक्सीजन में क्या होता है कि 21% सांस लेते हैं और 17% जो है, ठीक ना, बाहर निकलता है। ठीक ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या हुआ कि श्वसन में बाहर निकली हुई वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो 4%। ठीक ना। अब अधिक कीट किस प्रकार श्वसन करते हैं? तो श्वासन नली प्रणाली के द्वारा। जो अधिकतर कीट होते हैं वो किस प्रकार श्वसन करते हैं? तो श्वास नली प्रणाली के द्वारा, यानी ट्रेकिया के द्वारा। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? तो मेढक जो है केवल त्वचा से श्वसन करता है। जब सूता हुआ रहता है तब शीत निद्रा में रहेगा तब मेढक जो है ट्रेकिया से भी, त्वचा से भी, ठीक ना, और गिल्स से भी, ठीक ना, तीनों प्रकार से श्वसन लेता है। लेकिन वो जो है प्रक्रिया जो है अलग अलग है। ठीक ना। अगर शीत ऋतु में रहेगा, शीत निद्रा में रहेगा तो मेढक क्या चीज़ से लेगा? तो त्वचा से लेगा। ठीक ना। पानी में रहेगा तो गिल्स से लेता है। और ऐसे जानिए रहे कि मेढक उभयचर है। ठीक ना। और बाहर रहेगा तो ट्रेकिया से भी लेता है। ठीक। तो शीत निद्रा में रहेगा, जब अंदर रहेगा, ठीक ना, कभी कभी मेढक को देखिएगा कि पृथ्वी के ढेर नीचे रह जाता है, दब जाता है मिट्टी में। तो वैसी स्थिति में क्या चीज़ से सांस लेता है आपका? तो त्वचा से। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति के श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? तो पोटेशियम डाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी कि यातायात में जो पुलिस जब किसी व्यक्ति को शराब के नशे की जांच करना रहता है तो श्वास जांच करता है, तो उसमें किसका मिश्रण का गैस का प्रयोग करता है? तो पोटेशियम डाइकार्बोनेट होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक ना। श्वासोच्छ्वास, ठीक ना, जिसको ब्रीदिंग कहते हैं, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना को ही ब्रीदिंग कहा जाता है। ठीक ना। इनहेल और एक्सहेल को क्या कहा जाता है? श्वासोच्छ्वास, ठीक ना, ब्रीदिंग में बाहर निकाली हुई वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? तो 17%। अभी तुरंत बताए थे, ठीक ना, कि ऑक्सीजन जो है 21% लेते हैं, लेकिन निकालते कितना है? तो 17% निकलता है, यानी 4% जो है स्टोर हो जाता है अंदर में। ठीक ना। यानी कि बाहर निकाली हुई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 17%। रुधिर, श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? तो लाल रक्त कणिका, यानी RBC। ठीक ना। यानी श्वसन में जो है रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? तो RBC, रेड ब्लड कॉर्पस्कल। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती है? तो लैक्टिक अम्ल में। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित करके ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो लैक्टिक अम्ल में। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो एपिग्लोटिक्स। ठीक ना। यही एपिग्लोटिक्स, चूँकि हम लोग जानते हैं कि आगे जो है, जो फूड पाइप जो होता है और श्वसन मार्ग जो होता है, आगे पे जाके एक पाइप हो जाता है। ठीक ना। तो वहाँ पर जो है दोनों जब यहाँ से जुड़कर, ठीक ना, गर्दन के पास जब एक पाइप हो जाता है तो वहाँ पर पहरेदार कौन रहता है? एपिग्लोटिक्स। यही जो है भोजन को फूड पाइप में और हवा को जो है श्वास नली में भेजने का काम करता है। ठीक। यानी भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग को किसी अंग द्वारा बंद हो जाता है तो वो, इसका नाम है क्या चीज़? एपोग्लोटिक्स। ठीक ना। नेक्स्ट है आपका, फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रुधिर द्वारा। फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रुधिर द्वारा। क्रेब्स चक्र की एक क्रिया कोशिकांग में संपन्न होती है। ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक ना। ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक ना। कोशिका किस में संपन्न होती है? ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। नेक्स्ट है कि ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी एवं अनऑक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। जो ग्लाइकोलिसिस क्रिया होती है,
ठीक ना। ग्लाइकोलाइसिस इस क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? तो एटीपी में होता है, ठीक ना, एडिनो ट्राई फास्फेट। याद रखिएगा दोस्तों, श्वसन द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वो किस रूप में संचय होता है? तो एटीपी अणु के रूप में, ठीक ना। पहाड़ों पर रहने वाले आरबीसी की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है, ठीक ना। जो लोग पहाड़ पर रहते हैं उसमें आरबीसी की संख्या जो है ज़्यादा होता है। याद रखिएगा दोस्तों, आरबीसी की संख्या जो है हमारे शरीर में 50 लाख होता है, ठीक ना। डब्ल्यूबीसी का 10,000 और प्लेटलेट्स का जो होता है वो आपको 2 लाख होता है, ठीक ना। लेकिन जो पहाड़ों पर रहते हैं उनमें जो है 50 लाख से भी अधिक होता है, ठीक ना। क्यों होता है? तो पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद है तो CO2 और पायरुविक अम्ल, ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद कौन है? तो CO2 और पायरुविक अम्ल। अवायवीय श्वसन यानी एनारोबिक रिस्पायरेशन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस होती है, ठीक ना। अवायवीय श्वसन में क्या होता है, कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस होता है। मानव में श्वास दर प्रति मिनट कितना होता है? तो 12 से 15 बार, कहीं कहीं 16 बार भी लिखा रहेगा, ठीक ना। तो ये सब मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। तो यानी लगभग 1 मिनट में कितने बार हम लोग सांस लेते हैं? तो 12 से 15 बार, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल एसिड के में परिवर्तित हो जाता है, ठीक ना। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि अंत में ग्लूकोज जो है किस में चेंज हो जाता है? तो पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक ना। यानी ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में चेंज हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका द्रव में पाया जाता है, यानी साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है? तो ऑक्सीजन की कमी और CO2 की अधिकता के कारण, ठीक ना। होता क्या है दोस्तों, किस कमी के कारण जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण और CO2 की अधिकता के कारण, यानी कि ऑक्सीजन कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जो है निकलकर ऊतक द्रव में चली जाती है। नेक्स्ट जो है, ठीक ना, फेफड़ों की कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? फेफड़ों की कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार का होता है? तो सक्रिय ट्रांसपोर्ट, ठीक ना। फेफड़ों की कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? तो सक्रिय ट्रांसपोर्ट के। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेंडुला ऑब्लांगेटा और पुंस में, ठीक ना। मानव शरीर में श्वसन केंद्र में कहाँ स्थित होता है? तो मेंडुला ऑब्लांगेटा और पुंस में, ठीक ना। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? तो प्लूरल कला का, ठीक ना। फेफड़ों का जो ऊपर वाला आवरण होता है वो क्या चीज़ का बना होता है? तो प्लूरल कला का। सर्वाधिक CO2 का प्रवहन किस रूप में होता है? तो बाइकार्बोनेट के रूप में, यानी कि सबसे ज़्यादा CO2 जो है किसके रूप में जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो बाइकार्बोनेट के रूप में। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु में कितने ATP के अणुओं का निर्माण होता है? तो 24 अणु, ठीक ना। 24 ATP अणुओं का निर्माण होता है। याद रखिएगा दोस्तों, क्रेब्स चक्र के ग्लूकोज के एक अणु में कितने ATP अणुओं का निर्माण होता है, ठीक ना। तो आपको है 24 ATP अणु, ठीक ना। इसमें थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, कहीं कहीं 38 ATP रहता है, तो थोड़ा सा उसमें देख लीजिएगा, ठीक ना। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं को शुद्ध लाभ होता है? तो 2, ठीक ना। 36 बनता है, 2 रहता है, तो 38 होता है। अब पता नहीं क्या है 24 जो दिया है वो बुक में, ठीक ना। किण्वन क्या है? तो अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो लुई पास्चर ने कहा था। कहाँ खोज किया था? तो ईस्ट में, ठीक ना। किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन और अनॉक्सी श्वसन की खोज किसने किया था सर्वप्रथम? तो लुई पास्चर ने ईस्ट में किया था। कहाँ किया था? ईस्ट में। फेफड़ों तक शुद्ध रक्त यानी डीऑक्सीडाइजेटेड ब्लड किसके द्वारा पहुँचाया जाता है? तो फुसफुस धमनी द्वारा, ठीक ना। फेफड़ों पर अशुद्ध रक्त जो होता है, ठीक ना, अशुद्ध रक्त कौन लेके जाता है? तो फुसफुस धमनी लेके जाती है। और फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बायां लिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फुसफुस शिरा के द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, शुद्ध रक्त जब हो जाएगा तब बायां लिंद में लेके कौन जाएगा? फुसफुस शिरा। और अशुद्ध रक्त कौन लेके जाएगा? फुसफुस धमनी। श्वसन गुणांक रेस्पिरेटरी कांस्टेंट को मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो गेनांग श्वसन मापी से किया जाता है, ठीक ना। यानी कि श्वसन गुणांक जो है रेस्पिरेटरी कोसेंट जो होता है उसका मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो गेनांग श्वसन मापी से किया जाता है।
ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनोक्सिया कहलाता है। यानी ऑक्सीजन की कमी जो हमारे शरीर में हो जाएगी, शरीर के ऊतक में, तो उसको क्या कहा जाएगा? तो हाइपोक्सिया कहा जाएगा या अनोक्सिया कहा जाएगा, ठीक ना। श्वसन की क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो वो है आपका नाइट्रोजन, ठीक ना। श्वसन की क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा का कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो वो है आपका नाइट्रोजन। चूँकि नाइट्रोजन जो है 78% लेते हैं और 78% वो बाहर उसको छोड़ देते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो है आपका 21% लेते हैं और 17% ही छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका 0.03% लेते हैं, लेकिन 4% बाहर की ओर छोड़ते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय की धड़कने की औसत दर जो है 72 बार मिनट होती है। यानी 1 मिनट में 72 टाइम्स, ठीक ना, 72 बार जो है हमारा दिल जो है वह धड़कता है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक, ठीक ना, पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि सभी का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाया जा सके। और अपनी बेल घंटा ज़रूर दबाएं, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपके पास वह नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।